हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपीएससी क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th का एक टॉपिक कराऊंगा जो कि है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, यानी कि फाइनल अकाउंट का। जो फाइनल अकाउंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते ना हम, लास्ट चैप्टर है हमारा, उसका एक टॉपिक है, ठीक है, जिसमें विद एडजस्टमेंट वाले कंसेप्ट में एक क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। जो पेपर होगा ना, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आता है, ज़्यादा कुछ उसमें एडजस्टमेंट आती नहीं है। 4-5 एडजस्टमेंट आएगी, 4-5 भी बहुत बड़ी बात है। उसमें 3 या 4 एडजस्टमेंट से ज़्यादा कोई क्वेश्चन आने नहीं वाला। 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है अगर हम विद एडजस्टमेंट का क्वेश्चन करते हैं तो। क्वेश्चन को किस तरीके से करना है पूरा सही से देखना, जैसे मैं करवाऊंगा वैसे ही पेपर में करोगे ना तो टाइम की बचत होगी, टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए ना आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो एडजस्टमेंट है ना वो सारी की सारी क्लियर कर लो। एडजस्टमेंट सारी क्लियर कर दो और एडजस्टमेंट को फिल कर दो अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, पीएनएल अकाउंट में और बैलेंस शीट में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है समझो। सबसे पहले हम बना लेते हैं एक फॉर्मेट, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। ठीक है, नॉर्मल सा फॉर्मेट बना रहा हूं मैं समझाने के लिए, ठीक है। एक ही फॉर्मेट के अंदर दोनों फॉर्मेट आते हैं। ये हो गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का और पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट, ठीक है। और साथ में हम बना लेते हैं एक बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में इस तरफ क्या आती हैं आपके पास, एसेट्स, और इस तरफ आती हैं सारी की सारी लायबिलिटीज, ठीक है ना। ध्यान रखना इस चीज को। अब देखो क्वेश्चन को कैसे करना होता है। क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले एडजस्टमेंट को खत्म करें। अगर आपने एडजस्टमेंट बाद में करी, या तो बच्चे कुछ क्या करते हैं कि पहले ट्रायल बैलेंस को देखते हैं। ट्रायल बैलेंस को देखोगे तो भाई गलती गारंटेड होनी ही होनी है। सबसे पहले क्या करो, एडजस्टमेंट को खत्म करो। एडजस्टमेंट खत्म हो जाएंगी। एडजस्टमेंट का क्या रूल होता है, एडजस्टमेंट का रूल जो होता है कि एडजस्टमेंट जो है कितनी बार आती है, 2 टाइम्स आती है कहीं पर भी, ठीक है ना। कहीं पर भी, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में, या तो पीएनएल अकाउंट में, या बैलेंस शीट में। 3 चीजें होती है हमारे पास, तीनों में से कहीं पर भी 2 जगह पर ये एडजस्टमेंट आती हैं। तो इनकी दोनों जगह की जो इफेक्ट है ना वो खत्म कर दो और गारंटेड क्वेश्चन सही सही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहली एडजस्टमेंट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 17,000। क्लोजिंग स्टॉक 17,000 का है। क्वेश्चन को करते समय क्या ध्यान रखना है कि 2 बार एडजस्टमेंट आनी है, ठीक है, 2 बार एडजस्टमेंट आनी है। तो क्लोजिंग स्टॉक कितने का है आपके पास, 17,000 का। तो 17,000 का जो क्लोजिंग स्टॉक है कहां कहां आता है, देखो स्टॉक है तो 2 जगह आता है ये। पहला तो आपका एसेट्स में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, एसेट्स में, क्योंकि स्टॉक क्या होता है, स्टॉक तो हमारे लिए संपत्ति होती है। तो स्टॉक संपत्ति होती है तो बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो बैलेंस शीट में डाल देते हैं पहले से, ठीक है। बैलेंस शीट में एसेट्स में लिख दो इस तरफ क्लोजिंग स्टॉक 70,000, ठीक है। इस तरीके से 17,000 लिख दिया। और दूसरा कहां आता है, दूसरा जो वो आता है ट्रेडिंग अकाउंट में। क्यों आता है, क्योंकि हम जब मैचिंग कंसेप्ट करते हैं ना तो परचेज हमने लिख दिया डेबिट साइड में। तो परचेज को सेटल करने के लिए कि भाई कितनी परचेज हुई है, जैसे कि मान चलो आपने ना 5,000 यूनिट्स का सामान परचेज करा है, तो 5,000 यूनिट का सामान परचेज किया है और बेच दिया है आपने मान चलो 4,000। तो देखो परचेज को कहां लिखते हैं, डेबिट साइड में, ये डेबिट साइड होती है हमारी, ठीक है। और सेल को कहां लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। परचेज को लिखते हैं डेबिट साइड में और सेल को लिखते हैं क्रेडिट साइड में। बट परचेज तो हमने लिखी होगी 5,000 यूनिट की और सेल लिखी होगी 4,000 यूनिट की। तो दोनों को बराबर करने के लिए बच गया हमारे पास 1000। तो जो 1000 यूनिट होती है वो होती है क्लोजिंग स्टॉक। तो किस तरफ लिखते हैं उसको, क्रेडिट साइड में। तो ध्यान रखना कि क्लोजिंग स्टॉक कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। पहला आ रहा है क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के, और दूसरा का आ रहा है एसेट्स में, एसेट्स में आ रहा है, सीधा सीधा बात है, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। कितने रुपए का, 17,000 का। सारी एडजस्टमेंट एक साथ करनी है और सारे अकाउंट एक साथ मेंटेन करने हैं। जैसे कि मैंने यहां पर क्या कर दिया, ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक और बैलेंस शीट में भी लिख दिया। इससे क्या हो गया, टाइम सेव हो गया आपका, ठीक है ना। अगली ट्रांजैक्शन क्या है देखो समझो। अगला है वेजेस। वेजेस है हमारे पास कितने रुपए के, 15,000 रुपए की। एंड सैलरी है 2,000 रुपए की। और आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्या होता है, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है पेंडिंग। पेंडिंग क्या होता है, पेंडिंग का मतलब होता है लायबिलिटीज। पेंडिंग का मतलब क्या होता है, लायबिलिटीज। अगर कोई भी आपको खर्चा देना था, जैसे कि वेजेस देनी थी आपको, ठीक है ना, 15,000 की वेजेस देनी थी बट आपने वेजेस नहीं दी, तो वो क्या है, पेंडिंग है। तो पेंडिंग के कारण आपके ऊपर क्या बन गया, दायित्व चढ़ गया, रिस्पांसिबिलिटी चढ़ गई आपके लिए, लायबिलिटीज हो गई। वो समझ में आ रहा है ना, तो लायबिलिटीज हो गई। अब देखो हम इसमें क्या लिखते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में एक्सपेंसेस डेबिट साइड में लिखते हैं और इनकम लिखते हैं क्रेडिट साइड में, ठीक है। ये चीज लिखना मत, बस मैं आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूं। इस तरफ इनकम लिखते हैं और इस तरफ क्या लिखते हैं, एक्सपेंसेस। अब आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है क्वेश्चन में कि वेजेस कहीं लिखा है, जैसे कि यहाँ 15,000 का लिखा है, वेजेस कहां लिखा है, देखो यहाँ पर ये लिखा है वेजेस। वेजेस कितने का लिखा है, 71,000 का। यानी कि क्वेश्चन में जो ट्रायल बैलेंस होता है ना उसमें जो चीज लिखी होती है वो आपने पे कर दी है। 71,000 रुपए आपने पे कर दिए, तो 71,000 पे कर दिए, बट अभी भी उसमें से 15,000 आपकी लायबिलिटीज बची हुई है। तो समझ में आ रहा है कि 71,000 तो पे कर दिए, 15,000 बचे हुए हैं, तो टोटल खर्चा कितना हुआ है आपका, इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ दिया जाएगा। तो आप क्या करेंगे, वेजेस कहां आती है, ट्रेडिंग अकाउंट में, यहां लिखेंगे टू वेजेस,
कितने का? 71,000 का। ठीक है, कितने का? 71,000 का लिखेंगे और उसमें जोड़ देंगे क्या? आउटस्टैंडिंग वेजेस। क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि देखो 71,000 का तो पे कर दिया हमने, खर्चा हो गया, और 15,000 अभी भी हमारा पेंडिंग है। तो 15,000 अगर पेंडिंग है तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 86,000 रुपए, 86,000 रुपीज। तो इसका मतलब टोटल जो खर्चा हो रहा था हमारा 86,000 का हो रहा था, जिसमें से 7100 हम पे कर चुके हैं और 15,000 अभी भी पेंडिंग है। अब इसका दूसरा इफेक्ट कहां पर आएगा? पेंडिंग का मतलब क्या बताया मैंने? लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटीज बैलेंस शीट में जाएगी, सीधी सीधी बात है, ठीक है ना। तो लाइबिलिटीज का कॉलम कहां होता है? हमारा बैलेंस शीट में इस तरफ होता है, तो इस तरफ लिख देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस। बात समझ आ रही है? कितने रुपए से? 15,000 से। 15,000 से ही हमारी क्या बनेगी? लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब है पे करना है इन फ्यूचर, ठीक है ना। अगला सैलरी भी ऐसे ही लिखा जाएगा। सैलरी कितने की थी हमारे पास? 2,000 की। अब सैलरी को क्वेश्चन में ढूंढो कहां पर लिखा है, ये रहा सैलरी। तो सैलरी कितने की? 22,000 की। 22,000 की पे कर चुके हैं आप, है ना, और 2,000 रुपए की क्या है? अभी भी पेंडिंग है। तो इसका मतलब टोटल खर्चा हमारा कितने का था? 24,000 का। 24,000 के खर्चे में से 22,000 हम पे कर चुके हैं और 2,000 हमारा क्या है? पेंडिंग है। तो सैलरी कहां आता है? सैलरी आता है पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में। तो पीएनएल अकाउंट को देखेंगे हम, ठीक है। देखो यहां तक हम क्या करेंगे, कुछ फॉर्मेट तक हम ट्रेडिंग अकाउंट रखेंगे और उसके बाद हम इसमें पीएनएल अकाउंट का सिस्टम लिखेंगे। तो यहां पर आ जाएगा टू सैलरी। सैलरी कितने की है हमारे पास? 22,000 की। क्वेश्चन के अनुसार 22,000 हमने पे कर दिया है और पेंडिंग कितना है? अभी भी आउटस्टैंडिंग कितना है? आउटस्टैंडिंग सैलरी है 2,000 रुपए। तो इसका मतलब टोटल खर्चा हमारा 24,000 का था और हमने पे कितना कर दिया? 22,000। 2,000 अभी भी लाइबिलिटीज बची हुई है, तो लाइबिलिटीज में जाओगे और यहां पर लिख दोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितने का? 2,000 का। सिंपल, समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं, अगली एडजस्टमेंट। अगली एडजस्टमेंट है रेंट फॉर 2 मंथ। रेंट फॉर 2 मंथ एट द रेट ऑफ 1,000 रुपए पर मंथ इज आउटस्टैंडिंग। 2 महीने का रेंट बकाया है। देखो तीनों एंट्रियां आउटस्टैंडिंग की आ गई। अब आपको समझ में आ गया होगा आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? पेंडिंग होता है, लाइबिलिटीज में आता है, और जहां पर भी लिखा जाता है, जिस भी खर्चे के साथ लिखा जाता है उसमें जुड़ जाता है। जैसे कि वेजेस हमने आउटस्टैंडिंग जोड़ दिया और सैलरी आउटस्टैंडिंग हमने जोड़ दिया। अब अगला क्या है? रेंट। रेंट जो है वो 2 महीने का 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपका आउटस्टैंडिंग है। 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 2 महीने का कितना हो गया? 2,000 रुपए हो गया। तो 2,000 रुपए का रेंट आपका क्या है? पेंडिंग है, पेंडिंग। तो क्या करेंगे? रेंट में उसे जोड़ दिया जाएगा। रेंट कहां पर आता है? रेंट आता है आपका पीएनएल अकाउंट में। क्यों आता है? क्योंकि ये ऑफिस का खर्चा है। जो भी खर्चे फैक्ट्री के होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में, और जो भी खर्चे ऑफिस के होते हैं वो पीएनएल अकाउंट में आते हैं, ठीक है ना। अब आपको देखना है कि इस क्वेश्चन में रेंट कहां लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन के अंदर रेंट हमारा ये रहा, देखो ये लिखा हुआ है, रेंट एंड टैक्सेस लिखा हुआ है। कोई टेंशन नहीं, रेंट लिखा हुआ है ना, रेंट को पकड़ो बस आप। उससे अमाउंट पूरा है 18,000। टोटल हमने रेंट कितने का दे दिया? 18,000 का रेंट दे चुके हैं। ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस में जो भी चीज दे रखी होती है वो पेड होती है या तो रिसीव्ड होती है, ठीक है ना। तो 18,000 रुपए हम पे कर चुके हैं और उसमें से भी 2,000 रुपए अभी भी हमारे पेंडिंग है। तो हम क्या करेंगे? पीएनएल अकाउंट में जाएंगे और यहां पर लिखेंगे टू रेंट। कितने रुपए का? 18,000 रुपए का। पहले यहां लिखेंगे 18,000 रुपए का, जितने का पे कर चुके हैं, और फिर उसमें पे ऐड कर देंगे कितना? आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट कितने का है? 2,000 रुपए का। 2 महीने का रह गया था तो 2,000 रुपए हो गया, तो टोटल कितने का हो गया? 20,000 का। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? 20,000 का रेंट आपका क्या हो गया? पेंडिंग हो गया। और पेंडिंग रेंट कहां पर आएगा आपका? लाइबिलिटीज में आ जाएगा। तो इस तरफ आ जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट कितने का? 2,000 का। बात समझ आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही होगी, कुछ ज्यादा इसमें कंसेप्ट नहीं है। अगला देखते हैं, डेप्रिशिएट बिल्डिंग बाय 5% एंड मशीनरी बाय 10%। डेप्रिसिएशन लग रहा है। डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है बताओ? डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे लग रहा है 5% का, मशीनरी पे लग रहा है 10% का। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है मशीन और किसी भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू को कम कर देना। अगर किसी भी वैल्यू को कम कर दोगे आप, क्या होगा? उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। और जो वैल्यू कम हो रही है ना आपकी, जैसे कि मान चलो कोई मशीन है हमारे पास 1 लाख रुपए की, उसमें से 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा है, तो 10,000 रुपए क्या है हमारे लिए? खर्चा है भाई, खर्चा हो रहा है हमारा, लॉस हो रहा है। तो लॉस कहां पर आएगा? पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में। जितने भी खर्चे हैं वो किस तरफ आते हैं? पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में, और इनकम पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ध्यान रखना। तो डेप्रिसिएशन कितने का लग रहा है? 5% और 10% का। तो सबसे पहले मशीनरी वो बैलेंस शीट में कर लेते हैं, क्योंकि मशीनरी और बिल्डिंग कहां पर आता है? बैलेंस शीट की एसेट साइड में आती है। समझ में आ रहा है ना? एसेट्स होती है, ये एसेट साइड में आती है। तो पहले तो देखो बिल्डिंग कितने की है हमारे पास। बिल्डिंग क्वेश्चन के अंदर ये रही 2 लाख रुपए की बिल्डिंग है और 5% का इस पर लग रहा है डेप्रिसिएशन। तो इस तरफ लिखूंगा मैं बिल्डिंग। बिल्डिंग है हमारे पास कितने रुपए की? 2 लाख रुपए की बिल्डिंग है, ठीक है। और माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन कितने परसेंट का? 5% का। 5% सबको निकालना आता है। 2 लाख का 5% हो गया आपका 10,000 रुपए। 10,000 रुपए क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा? 1,90,000 रुपए। और ये 10,000 क्या है हमारे लिए? खर्चा है। तो खर्चा कहां पर लिखेंगे? खर्चा यहां पर लिखेंगे पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। कितने रुपए से? 10,000 रुपए से। बात समझ आ रही है? सिंपल। अगला क्या है? मशीनरी पे कितना था बताओ? मशीनरी पे था आपका 10%। मशीनरी है कितने की? मशीनरी को क्वेश्चन में देखो ये रहा 158,000 की है। तो 158,000 की मशीनरी है, तो यहां पर लिखोगे बैलेंस शीट में मशीनरी।
ध्यान रखना बैलेंस शीट में टू और बाय नहीं लिखा जाता, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में और पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में टू और बाय लिखा जाता है, ठीक है ना, उस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि ये स्टेटमेंट होती है, अकाउंट नहीं होता। 158,000 की है ये, और उसका 10% क्या लग रहा है, डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो 10% कितना हो जाएगा इसका, 15,800 रुपए, ठीक है। अब 158 में से 15,800 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 42,200, 1,42,200, 1,42,200। कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक होगी तो एंड में हमें पता चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। 158,000 में से 15,800 माइनस होंगे तो 1,42,200 आ जाएंगे। अब ये भी 15,800 क्या है हमारे लिए, खर्चा है, डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन कहाँ आएगी, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितने रुपए की है हमारे पास, 15,800 रुपए की। बात समझ आ रही है। तो देखो जितनी भी एडजस्टमेंट है कितनी बार कर रहा हूं मैं, 2 बार। ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि हर एडजस्टमेंट की एंट्री कितनी टाइम्स होगी, 2 टाइम्स होगी। अगर 2 बार लिखते जाओगे तो कोई टेंशन नहीं होगी, आपकी बैलेंस शीट गारंटेड मैच होगी, गारंटेड। अगला है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड क्या होता है, प्रीपेड का मतलब होता है एक्स्ट्रा पे कर दिया आपने, पहले ही पे कर दिया एक्स्ट्रा। अब एक बात बताओ, प्रीपेड का मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस है 800 रुपए 700 रुपए का, 700 रुपए आपने ज्यादा पे कर दिए। अब एक बात बताओ, आपके पास मान के चलो इंश्योरेंस हो रहा है 2 लाख, मतलब 20,000 रुपए का इंश्योरेंस हो रहा है ना, 20,000 का इंश्योरेंस है, उसमें आपने पे कर दिया 25,000, तो इसका मतलब आपने 25,000 पे करा है, तो इसका मतलब 5,000 जो है आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया। वो एक्स्ट्रा पे क्या है हमारे लिए, अगली बार जुड़ जाएगा, तो अगली बार जुड़ जाएगा, तो इस बार के लिए क्या है, इस बार के लिए हमने जो एक्स्ट्रा पे करा है वो हमारे लिए एसेट्स बन जाएगी। हम आने वाले समय में उससे बोलेंगे कि भाई 5,000 जो हमने पहले पे करे थे ना वो काटो, तो इसका मतलब क्या है, वो हमारे लिए क्या बन गई, एसेट्स बन गई। बात समझ आ रही है। जो भी एक्स्ट्रा पेमेंट की जाती है वो हमारे लिए क्या बन जाती है, संपत्ति। वो लायबिलिटीज नहीं है हमारे लिए, वो हमने ज्यादा पे कर दिया, हमारे ऊपर कर्ज नहीं है, हमने ज्यादा पे कर दिया। बात समझ आ रही है। तो ये हमारे लिए क्या बन जाती है, एसेट्स बन जाती है। क्या बन जाती है, एसेट्स बन जाती है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस कहां आएगा, एक तो एसेट्स में आएगा, सीधी सीधी बात है, जब एसेट्स बन रहा है तो एसेट्स में आएगा, ठीक है ना। चलो एसेट्स में पहले लिख देते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, यहां पर प्रीपेड इंश्योरेंस कितने रुपए का, 700 रुपए का एसेट्स में लिख दिया। और क्या होगा, देखो, और मैंने जैसे बताया कि हमारे पास 25,000 पे कर दिया, बट हमारा 25,000 का खर्चा थोड़ी था, खर्चा तो था 20,000 का, हमने एक्स्ट्रा पे करें, तो क्या करेंगे, 25,000 दिखाने के लिए पहले 25,000 दिखाएंगे, फिर उसमें से 5,000 माइनस कर देंगे और बताएंगे कि इस साल का खर्चा हमारा सिर्फ 20,000 का है। बात समझ आ रही है। क्योंकि हम ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में जो भी दिखाते हैं इस साल का खर्चा दिखाते हैं, सिर्फ इस साल का। तो इस साल का खर्चा कितना हुआ, 25,000 में से 5,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 25,000 में से 5,000 वैसे माइनस कर देंगे। बट इधर देखो कि इंश्योरेंस कितने का है, इधर इंश्योरेंस देखो कितने का है, इधर देखो इंश्योरेंस में दिखा रखा है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम कितने का है, 4,000 का। 4,000 का खर्चा किया है हमने, यानी कि मैंने अभी बताया था ना, ट्रायल बैलेंस में जो भी दे रखा हो वो क्या है, पेड है। तो 4,000 रुपए पे कर दिया आपने, बट उसमें 700 रुपए एक्स्ट्रा पे करे हैं आपने। तो इस साल का खर्चा कितना हो गया, इस साल का खर्चा हो गया 3,300 रुपए का। कितने का हो गया, 3,300 रुपए का। किधर आएगा ये, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में, टू इंश्योरेंस। 4,000 रुपए लिखोगे और उसमें से माइनस कर दोगे प्रीपेड। माइनस क्यों कर रहे हो, क्योंकि एक्स्ट्रा पे कर दिया आपने, इस साल का खर्चा था ही नहीं वो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक्स्ट्रा पे कर दिया इसलिए क्या हो रहा है, माइनस। और आउटस्टैंडिंग क्या होते हैं, ऐड होते हैं, और प्रीपेड क्या होते हैं, माइनस होते हैं। ध्यान रखना कितने का आ गया, 3,300 रुपए का। और उधर तो हमने लिख ही दिया, 2 जगह इफेक्ट हो गया। अब देखो सिंपल सा कंसेप्ट ये हो गया कि सारी ट्रांजेक्शन आपकी कंप्लीट होगी, एडजस्टमेंट की, एडजस्टमेंट सारी कंप्लीट होगी आपकी, ठीक है ना। अब आपको इधर देखना ही नहीं है बिल्कुल भी। अब जो चीजें आपकी रह गई है वो सारी की सारी लिखनी है। समझ आ रहा है। जैसे कि ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कहां आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के पीएनएल, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। क्यों, क्योंकि ट्रेडिंग जो ओपनिंग स्टॉक होता है, स्टॉक जितने भी होते हैं ना वो सारे के सारे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। क्यों, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। तो इधर लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, कितने का है, 46,000 का, 46,000 रुपए का, ठीक है। फिर है परचेज, परचेज भी कहां आती है, इधर, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में इसलिए आती है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड चीजें, ठीक है ना। टू परचेज, और परचेज में से क्या माइनस होता है, परचेज रिटर्न। कितने की परचेज है, 4,50,000 रुपए की। 4,50,000 में से रिटर्न कितना है, देखो रिटर्न देखो क्वेश्चन में कहां पर लिखा हुआ है, परचेज रिटर्न लिखा होगा, ये रहा परचेज रिटर्न है 20,000 रुपए का। ध्यान रखना क्रेडिट साइड में लिखा होता है परचेज रिटर्न, तो माइनस कर देंगे रिटर्न कितने का, 20,000 का। तो 4,30,000 रुपए का परचेज किया है आपने, ठीक है ना। 4,30,000 की परचेज की है, ध्यान रखना इस चीज को, 4,30,000, ठीक है। और फिर अगला जो होते जाए उसको टिक लगाते जाएं, ये होती जा रही है। सेल, सेल कितने की है, 6,30,000। किस तरफ आती है, क्रेडिट साइड में। इनकम है ना हमारी, क्या है, इनकम है, बाय सेल, 6,30,000। ऐसे ही उसमें से भी माइनस होता है रिटर्न, जितना भी रिटर्न होगा वो सारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। रिटर्न देखो कहां है क्वेश्चन में, ये रही 22,000 रुपए की, तो 22,000 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6,08,000 रुपए, ठीक है, 6,08,000 रुपए। फिर अगला है बिल्डिंग का, देखो ट्रांजैक्शन कर चुके हैं हम। फिर है डेटर, डेटर क्या होती है हमारे लिए, डेटर मतलब जिनसे पैसा मिलना है। तो जिनसे पैसा मिलना है, इनकम है या एक्सपेंसेस है, वो हमारे लिए एसेट्स हैं। क्या है, एसेट्स, ना इनकम है ना एक्सपेंस है, ना इनकम ना एक्सपेंस, क्या है वो, एसेट्स हैं, ठीक है ना। तो एसेट्स में डालोगे उसे। डेटर कितने के पहले देख लेते हैं। डेटर है हमारे पास 80,000 के, 80,000 के डेटर यहां पर आ जाएंगे,
डेटर 80,000। बात समझ आ रही है? बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट चल रहा है। अगर एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लोगे तो सारी चीजें सिर्फ एक एक बार आ रही हैं और कहीं नहीं आएंगी। फिर ये अगला है डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने का है हमारे पास? अच्छा, डिस्काउंट रह गया था हमारा। डिस्काउंट इनकम में दे रखा है, क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड की चीजें क्रेडिट साइड में जाएंगी, इनकम है वो। तो किस तरफ आएगा डिस्काउंट? देखो, ट्रेडिंग अकाउंट में बस इन 3 चीज के अलावा कुछ नहीं आता और बाकी जो भी इनकम होगी वो सारी पीएनएल अकाउंट में आएगी। तो पीएनएल अकाउंट में लिख दो डिस्काउंट कितने रुपए का? 1300 रुपए का। इस तरफ बाय डिस्काउंट, ठीक है, कितने रुपए का? 1300 रुपए का। थोड़ा सा चलो लिख देते हैं 1300 रुपए का, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, ये हो गया, ठीक है। डिस्काउंट हो गया 1300 रुपए का। जितनी भी चीजें कितनी बार आ रही है? एक बार। ट्रायल बैलेंस में जो भी चीजें होगी एक बार आएगी और एडजस्टमेंट की चीजें 2 बार आएंगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला है सैलरी का काम हो गया। ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस है, ऑफिस के बोल रखा है ना, बता रखा था ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी चीजें आती हैं वो क्या आती हैं? फैक्ट्री से रिलेटेड, और पीएनएल अकाउंट में जो भी आती है वो ऑफिस से रिलेटेड। तो ऑफिस एक्सपेंसेस कहां पर आएंगे? 5400 रुपए के पीएनएल में, ठीक है ना। तो पीएनएल में डाल दोगे 2 ऑफिस एक्सपेंसेस, 5400 रुपए। समझ में आ रहा होगा? बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट चल रहा है। अगर ध्यान से करोगे तो बैलेंस शीट गारंटेड मैच हो जाएगी, ठीक है ना। अगला है वेजेस का काम हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, मिसलेनियस रिसीट है। रिसीट का मतलब है आया है पैसा, तो 3200 रुपए आया है। तो मैंने बता दिया ट्रेडिंग अकाउंट में तो कुछ नहीं आने वाला, ठीक है ना। जो भी आएगा पीएनएल अकाउंट में तो यहां पर आ जाएगा बाय मिसलेनियस रिसीट, ठीक है। कितने रुपए की थी? ये थी हमारे पास 3200 रुपए की, 3200 रुपए, ठीक है, 3200 रुपए। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हैं 3400 रुपए के। तो एक्सपेंसेस हैं तो किधर जाएगा? पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि ये ट्रेडिंग से मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है। टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 3400 रुपए। नेक्स्ट है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया। मशीनरी भी हमारा हो ही गया, ठीक है ना। कैरीज ऑन परचेज, देखो परचेज बोल रखा है ना, कैरीज ऑन परचेज। परचेज कहां पर आता है? परचेज आपका आता है ट्रेडिंग अकाउंट में। और वैसे भी ध्यान रखना कि परचेज पे जो भी खर्चा होता है ना वो ट्रेडिंग अकाउंट में, और जो सेल पे खर्चा होता है वो पीएनएल अकाउंट में आता है। ध्यान रखना, परचेज पे होने वाला खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट में और सेल पे होने वाला खर्चा पीएनएल अकाउंट में आता है। तो किधर आएगा ये बताओ? कैरीज ऑन परचेज आ जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। कितने रुपए का पहले देख लेते हैं। कैरीज ऑन परचेज है 35,700 रुपए का, 35,700 रुपए का। तो इधर आ जाएगा टू कैरीज ऑन परचेज 35,700 रुपए। बात समझ आ रही है? सिंपल सा कंसेप्ट है। नेक्स्ट कमीशन कितने का है? 1000 रुपए का। अब देखो डेबिट साइड में लिखा हुआ है कमीशन, किसमें लिखा हुआ है? देख लो, डेबिट साइड में लिखा हुआ है। डेबिट साइड में लिखने का मतलब क्या है? खर्चा है हमारा, ठीक है ना। तो खर्चे में आएगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा कितने रुपए? 1000 रुपए का। 1000 रुपए का डाल देंगे पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में। पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देते हैं टू कमीशन 1000 रुपए, ठीक है ना। खर्चा है हमारा, इसलिए पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में हमने लिख दिया ये, ठीक है। अगला देखते हैं, कमीशन हो गया। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड क्या है हमारे लिए? एसेट्स है। कैश हमारे लिए क्या होती है? एसेट्स होती है। तो एसेट्स कहां पर आएगी? पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट में आ जाएगी। कितने रुपए की? 7000 रुपए की। तो इधर आ जाएगा कैश 7000 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट है रेंट की एंट्री हो चुकी है। कैपिटल कहां पर आते हैं? कैपिटल होता है मालिक के द्वारा लगाया गया पैसा, और सब जानते हैं कि मालिक के द्वारा जो पैसा लगाया जाता है वो कंपनी के लिए क्या होती है? लाइबिलिटीज होती है, क्योंकि कंपनी को मिल गया है पैसा। और किसने दिया है? मालिक ने। तो मालिक का जो भी मालिक के द्वारा पैसा दिया जाता है वो क्या होती है? कंपनी के लिए लाइबिलिटीज होती है। किस तरफ आएगी कैपिटल? लाइबिलिटीज में आएगी। कितने रुपए की है? 3,94,000 की। तो लाइबिलिटीज में लिख दो, तो इस तरफ आ जाएगा कैपिटल 3,94,000 रुपए की। बात समझ आ रही है? बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट चल रहा है, सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। ये हो गया। क्रेडिटर 75,000 के। क्रेडिटर तो सबको पता है क्या होती है? लाइबिलिटीज होती है, क्योंकि जिन व्यक्तियों को हम पैसा देंगे वो हमारे लिए क्या लाइबिलिटीज है। तो किधर आ जाएगा? 75,000 रुपए लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा। क्रेडिटर इधर आ जाएगा 75,000, क्रेडिटर्स 75,000, ठीक है। तो इस तरीके से सारी एंट्री क्या होगी? कवर होगी, सारी एंट्री कवर होगी। और देखना बैलेंस शीट गारंटेड ही क्या होगी? मैच होगी। आपने एडजस्टमेंट कितनी बार कर रखी है? 2 बार। एडजस्टमेट कितनी बार करी है? 2 बार। और ट्रायल बैलेंस की जो चीज होती है वो कितनी बार करिए? 1 बार। और सारी चीजें करने के बाद बैलेंस शीट को मैच करते हैं। पहले बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल करते हैं, ठीक है ना। तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट को टोटल कर रहे हैं, ये है आपका 6,08,000 और 17,000। तो सीधा सीधा हो गया 6,78,000, ठीक है। तो 6,78,000। अब इस तरफ का भी देख लेना साइड में करते हुए। जैसे देखो 6 लाख नहीं आने वाला, तो इसका मतलब इसी साइड का ज्यादा है। तो जिस साइड का ज्यादा होता है उस तरफ वो दोनों तरफ लिख दिया जाता है। तो 6,78,000 में से ये सारी चीजें क्या कर दो? माइनस कर दो। जैसे कि लिखो 6,78,000, उसमें से माइनस करेंगे 46,000, उसमें से माइनस करेंगे 4,30,000, उसमें से माइनस करेंगे 86,000, उसमें से माइनस करेंगे 35,700। तो ये आ गया 80,300, ठीक है। तो ये क्या आ गया? आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। तो ग्रॉस प्रॉफिट को इस तरफ लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, इस तरफ आ जाएगा 80,300। अगर ग्रॉस लॉस आता तो किस तरफ लिखा जाता है? इस तरफ, क्योंकि वो इस तरफ होता, इस तरफ की चीज इस तरफ आएगी और इस तरफ की चीज इस तरफ आएगी। ध्यान रखना ये चीज इधर आ रही है। अगला है, अब इसको टोटल करते हैं।
अब इसका टोटल करते हैं, ठीक है। तो इस तरह का टोटल आ जाएगा 80,000 प्लस 1300 प्लस 3200, तो ये आ गया 84,800। तो 84,800 इस तरफ आ गया। अब देखो 84,800 से ज़्यादा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ये, तो इसको टोटल कर लेते हैं ऐसे ही। तो ये हो जाएगा 84,800। तो 84,800 में से ये सारी चीज़ें क्या कर देंगे, माइनस। माइनस 24,000, माइनस 20,000, माइनस 10,000, माइनस 15,800, माइनस 3300, माइनस 5400, माइनस 3400 और माइनस 1,000 रुपये। तो ये आ गया आपका 1,900 रुपये का। तो 1,900 रुपये का क्या आ गया, ये नेट प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया, नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट कहां पर ट्रांसफर होता है, ये नेट प्रॉफिट मालिक का होता है। किसका होता है, मालिक का। तो मालिक की कैपिटल में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो हम थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं कि कैपिटल को हम इधर लिख देते हैं। ये हमारे क्रेडिटर्स थे, क्रेडिटर 75,000 के थे, इस तरफ लिख लेते हैं, ठीक है। और फिर ये जो 3,94,000 है, 3,94,000 इस तरफ लिख लेते हैं बाहर की साइड, क्योंकि ये हमेशा क्या होता है, इसमें प्रॉफिट और ड्राइंग जुड़ती हैं। तो नेट प्रॉफिट कितने का आ गया आपका, 1,900 रुपये का। नेट प्रॉफिट कितने का आ गया, 1,900 रुपये का। टोटल कर लेते हैं इसको, 3,94,000, तो 3,95,900 रुपये ये आ गया। अब इसका टोटल करते हैं, ठीक है। टोटल करते हैं सारी चीज़ों को। अब बैलेंस शीट क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए आपकी, ठीक है। टोटल करके देखते हैं, चलो। तो इसका आ जाएगा ये 3,95,900 प्लस 15,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000 और प्लस 75,000, तो ये आ गया 4,89,900, 4,89,900। अब इस तरफ का भी टोटल करते हैं, ठीक है। 80,000, 7,000, 70,000, 700, 1,90,000 और 1,42,200। तो ये भी आ गया 4,89,900। देखो मैच होगी ना, बिना किसी हेडक के मैच हो जाएगी, गारंटेड बता रहा हूं मैं। अगर आपने इसी कंसेप्ट से कराना जैसे मैंने करवाया है, बच्चा क्या करता है, बच्चा पहले ट्रेडिंग अकाउंट को कंप्लीट करता है, बच्चा ट्रेडिंग अकाउंट को करेगा, फिर पीएनएल अकाउंट को करेगा, फिर बैलेंस शीट को करेगा। 3 बार तो क्वेश्चन पढ़ना पड़ जाता है भाई। 3 बार क्वेश्चन पढ़ोगे तो गारंटेड एक तो टाइम वेस्ट होगा, दूसरा कभी अगर मिस्टेक हो गई तो फिर से पूरा क्वेश्चन पढ़ो। बात समझ आ रही है। तो ध्यान रखना, ट्रेडिंग अकाउंट को पीएनएल अकाउंट को करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप तीनों अकाउंट एक साथ बनाएं, और तीनों अकाउंट बनाते समय जो भी ध्यान क्या रखना है, एडजस्टमेंट 2 बार आएगी, और पीएनएल ट्रायल बैलेंस में जो भी चीज लिखा होगा कितनी बार आएगी, सिर्फ 1 बार। बात समझ आ रही है। तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चन करवा दिया, गारंटेड आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक जरूर करना और कमेंट में जरूर करना कि आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो के साथ।